जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। तो आज हम CAPF 2024 साइंस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जिसमें इस बार टोटल 23 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से आउट ऑफ 16 जो है 23 में से वो डुएबल थे। और हर बार 30 क्वेश्चन आते थे, इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, क्वेश्चन कम हुए हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चे बोलते हैं कि हार्ड हुआ है पेपर, तो हार्ड के हिसाब से इस बार 97 पे भी मेरिट गई है। 97 वाले बच्चे ही पास हुए जिनको मैं जानता हूँ, पेपर 1 में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जिनका 97 वाले ही पास हुए उस हिसाब से 16 क्वेश्चन मोर देन सफिशेंट है, जो आपको 32 मार्क्स सिर्फ साइंस साइंस से मिल रहे हैं। और एज प्रोमिस्ड हमने अपना टेलीग्राम पे डेली न्यूज़पेपर वाला इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है, और बच्चे भी अच्छे हो गए हैं अब। तो अभी आई नीड 3 मोर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट पेपर 2 बैच, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म डिड जॉर्ज जे मेंडल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करे हैं। चैप्टर 8 हेरिडिटरी, क्लास 10th। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया गार्डन पीस, बी ऑप्शन। अगले पे चलते हैं हम। इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। अब ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, क्योंकि बायो के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर ही हैं जो 9th और 10th से आते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, टिश्यूज चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 6 है ये। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल एपिडर्मिस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, जैसे हमारी स्किन होती है वैसा। द epidermis is usually made of single layer of cells. In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water is critical. ताकि वाटर से वाटर ना उड़ जाए, क्यों? ट्रांसपिरेशन होगा तब। द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग कॉल एपिडर्मिस। जैसे हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है वैसे ही। अब ये सब इसी के एपिडर्मिस के बारे में है। अब यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि जो स्टोमेटा है उसके दो फंक्शंस क्या है, दो ही मेन फंक्शंस है उसके, वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। तो अगर आपने सी लगाया है तो आपका आंसर सही है। अगला देख लेते हैं। इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत करा है तो या तो प्रिपरेशन ही छोड़ दो, वरना अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है कम्प्लीटली चेंज कर दो आप। क्योंकि यही सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया था, CAPF में ही। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट क्रिएट करता है फोटोसिंथेसिस से। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमिडिएटली। अब सारा तो एकदम यूज़ नहीं कर लेगा ना। हाँ, जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हो, सारा एकदम तो यूज़ नहीं होता, वो स्टोर होता है। आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, बाय द प्लांट। अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। अस कौन? हम कौन? एनिमल्स। वेयर some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में है, क्लास 10th में। तो इसका क्या आंसर होगा? ग्लाइकोजन। और इसका क्या आंसर होगा? बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ। ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल्स। ये है हम, ये है ग्लाइकोजन, ये है अस, ये है हम एनिमल्स। स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल, जो हमने यहाँ पढ़ लिया। अब अगले पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अब ये चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया आता है। अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 54 है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। ये जो न्यूक्लियस है इसमें, इसके ऊपर की एक मेम्ब्रेन है, ये नहीं होती। ठीक है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे हम बाहर के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ वो जेली की तरह है जिसमें न्यूक्लिक एसिड है। इस कॉल्ड न्यूक्लियड, इसको न्यूक्लियड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। तो हम यूकैरियोट है। बस सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं इसमें मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट? या न्यूक्लियर एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन उसमें होगी। राइबोसोम्स और सेल वॉल, ये बाकी सब उसमें हो गया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो आपको बताना है वो किस चीज़ से बनी होती है। पहला लेटर उसका सी है, तो आपको मिनट में बताएंगे किस चीज़ की बनी होती है। राइबोसोम्स तो होगा, राइबोसोम किस लिए काम आते हैं आप ये भी बताएंगे। और हमारी बॉडी में राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं, ये भी एक PYQ है। इन दोनों में से आप चूज़ करेंगे SCR या RER, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है। अब विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन, ये वाला जो है ना, ये डायरेक्टली NCERT से नहीं है, बट इसका जो रेफरेंस है वो हमें क्लास 10th में मिलता है, जहाँ पे रेमबो विबग्योर पढ़ते हैं हम वहाँ पे ना, तब हम पढ़ते हैं उनको। बट अगर खुद डेप्थ में, बाकी ये PYQ में बहुत बार आया हुआ है। ये जैसे 2017 में आया हुआ है ये। अब ये CDS का है। इंफ्रारेड विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दिस रेडिएशन इज नॉट करेक्ट? अब आप देखिए, अब इसका आंसर होगा एक्सरे, ठीक है। और इसका आंसर होगा डी। कैसे? ये देखिए, ये पूरा ग्राफ है, ये आपको याद करना है। तो ये रही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? हाइयर। गामा रेज, गामा रेज के बाद क्या आता है? एक्स रेज। तो यहाँ पे गामा रेज ऑप्शन में नहीं है, तो बचा एक्सरे। ये भी पढ़ सकते हैं। फोटोन एनर्जी इज द एनर्जी कैरिड बाय अ सिंगल फोटोन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ, ठीक है। आप ये ग्राफ पढ़ सकते हैं और अगली बार इसको याद करके रखिए अच्छे से। ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, हाइयर हाइयर, ये वेवलेंथ, ये जितनी ज़्यादा यहाँ यहाँ उतनी शॉर्टर वेवलेंथ, देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिबल रेंज फॉर हियरिंग ह्यूमन? अब ये इसके लिए तो कोई कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, पर क्लास 9 6 साउंड चैप्टर में बता रखा है, पेज 131। द ऑडिबल रेंज फॉर ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो 25 भी हो गया हमारा। इसके बाद विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिंकेज विद द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, ये क्लास 10th में आता है, ये इंड्यूस करना। तो गैल्वेनोमीटर जो इलेक्ट्रिसिटी की वो भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है किस साइड से आ रहा है। इंडक्शन कुकर, इसमें तो नाम में ही इंड्यूस आ रहा है। और ये इंडक्शन कुकर अगर आपको समझ नहीं आया होगा पेपर में कि इंडक्शन कुकर क्या है। और ट्रांसफार्मर में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ होता ही है, लेकिन माइक्रोस्कोप में इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर डी है। ये देख लिया, इंडक्शन कुकर वायरलेसली ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इंडक्शन फ्रॉम अ कॉइल ऑफ वायर इनटू अ मेटल वेसल, ठीक है। बाकी ये दो तो आपने NCERT में भी देखे होंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हुई होगी तो इन दोनों में हुई होगी। इसमें भी आपको ये देखना था कि जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का तो कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रो में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करने का कुछ लेना देना नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम? अब आप इसको साइंस में भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं। आपको पता होगा कंडक्शन में दो बॉडी ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर जब आपस में टच होंगी, तो जहाँ ज़्यादा होगा वो कम की टेम्परेचर की तरफ, ताकि ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। फिर कन्वेक्शन जो वाटर में हम देखते हैं, ये ऐसे, ये जाएगा हॉट हॉट एयर ऊपर को, फ्लूइड में देखते हैं मतलब पानी को और उसको। और कोल्ड एयर सब्सिडाइज करती है, नीचे को आती है। रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन हम पे आती है, स्पेस में क्या है? वैक्यूम है। मतलब रेडिएशन को आने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और फिर कोलिजन का तो कुछ लेना देना है ही नहीं इससे, ये तो बेमतलब के लिए डाला हुआ था। तो अगर आपने 8 का सी लगाया तो आपका सही है।
अब द आइसोटोप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर आपने ये वाला भी गलत करा है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बाकी इसका क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में आया हुआ है। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अदर देन दैट, जो कल वाला जो मैंने न्यूज़पेपर का बताया था ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें भी एटम के ये चैप्टर 4 के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे रदरफोर्ड का मेंशन था। तो मैंने बच्चों से कहा था कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर ले, इस चैप्टर में आपकी रिवीजन दोबारा होगी। तो मैं इस हिसाब से बताता हूँ, न्यूज़पेपर भी ना आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से लिंक होके रहे। आज का जो है अगर आप देखेंगे वहाँ पे जाके, तो रिट जुरिडिक्शन के बारे में दिया हुआ है। जग्गी वासुदेव जी ने सदगुरु कहते हैं, उनकी उनसे रिलेटेड है रिट जुरिडिक्शन। तो मैंने बोला है कि गो थ्रू करना रिट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 32 पॉलिटी का आपको पता होगा। तो ऐसे ऐसे आधा रिवीजन तो आपका वहीं से हो जाएगा सिलेबस के अलावा। अब विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के लिए सबसे पहले तो सबसे मेन जो है सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस यही वाला जो पेज है 31, इस पेज से 1000 बार क्वेश्चन आए होंगे। ये 32 पेज पे है। और अगर ये भी गलत करा फिर भी आपके साथ दिक्कत है, क्योंकि इसका मेन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सोडियम कार्बोनेट, बाकी किसी में नहीं है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है। या मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाकी है। अब अगली बार के लिए आपको ये याद रखना है कि ये सब भी होते हैं, सिलिका, एल्यूमिनिया और बोरेक्स भी होता है ग्लास को बनाने में यूज़। उसके बाद अगला आ जाते हैं हम, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन आइटम इज करंट। ये तो पता ही होगा आपको कि प्रोटॉन से देखते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन आइटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन आइटम विच डिटरमाइंस इट्स नंबर। तो ये वाला फिर मैं अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ मैंने कल के में बताया था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में आता है, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में ही है, आपका ये रिवाइज हो जाता। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में वो हीट लेता है। कंबस्चन ऑफ कार्बन, कार्बन का जलना, हीट छोड़ेगा, वो हीट एमिट करेगा। मिक्सिंग ऑफ एसिड और एल्कलाई, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। और जो ये होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, गर्म हो जाता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हम ह्यूमंस करते हैं, हमारी बॉडी गर्म रहती है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट। प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट को लेते हैं। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, पत्तों के ऊपर, और वो इससे फिर फोटोसिंथेसिस करके फिर खाना बनाते हैं। तो ये सनलाइट को ले रहे हैं, हीट को ले रहे हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है। अब आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैसेज इन बायोगैस। बायोगैस तो बहुत 1000 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए होंगे पीछे। अब आप ये देख लेते हैं, क्लास 10 चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यह गोबर गैस, बायोगैस। अब जनरेट गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले तो आपको ये चारों याद रखनी है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेन 75% मीथेन। ठीक है, इतना एनसीईआरटी में था। तो 75% मीथेन, तो ये तीन ऑप्शन होने चाहिए थे। इसके बाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का वहाँ पे मेंशन नहीं है। ऑक्सीजन तो ये देगा ही नहीं, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये देखिए, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देयर इज़ नो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला तो होगा ही नहीं। अब बचा ये नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन वाला यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो बचा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अब अगर हम विकीपीडिया पे जाए तो मीथेन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैसेस भी होती है, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर और अमोनिया। तो अब आपको ये भी नोट करना है। अब विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैटर इज नॉट करेक्ट। इसको मैं हार्ड क्वेश्चन इसलिए कहूँगा क्योंकि पेपर में ना 10 सिचुएशन होती है, बट अगर आपने मल्टीपल रिवीजन करे हुए हैं और रट्टा नहीं मारा है कि बस मैंने पढ़ लिया, आपने कंसेप्ट अच्छे से समझे हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। इसका ऑप्शन बी होगा। बाकी आप ये देख सकते हैं, डिपोजिशन,
direct change of gas to solid direct deposition. On increasing the temperature of solid the kinetic energy of the particle increases. ये तो आसानी स्टेटमेंट है. Particles of steam have more energy than water at 100 डिग्री सेल्सियस. ये भी आसान आपके बात है, क्योंकि उसने अपनी स्टेट तभी छोड़ी है जब उसके पास ज़्यादा एनर्जी आई है. वो इतनी ज़्यादा एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो वाटर को छोड़ के स्टीम बन गया. अब द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो पिघलना शुरू होगा सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में. तो वो मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे जस्ट पिघलना शुरू होगा. मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है. तो ये है, आप ये देख सकते हैं. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. बाकी ये देख सकते हैं आप, क्लास 9 का है ये, मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर फर्स्ट, पेज 7. In an ecosystem, why is the number of trophic level of a food chain usually limited? ये चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट. इस बार आप देख रहे हैं लास्ट के चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं. अब ये देखिए, सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि एनर्जी लॉस्ट होती है जैसे दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है. फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स. द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है. अब आपको ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम 4 ट्रॉफिक लेवल्स होती है. तब आप यहाँ दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल. ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने चैप्टर पढ़े भी होंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा. अब आपको ये बताना है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने परसेंट एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है, ये आपको बताना है कमेंट में. अब विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल. तो आपने ये पढ़ा होगा कि एन, ए एन इन, ई एन आइन. एन में सिंगल बॉन्ड जो सैचुरेटेड होता है, इन और आइन. येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फॉर्मूला ऑफ C2H2. यह सी और यहाँ है इसका H. लेकिन कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पे बनाता है. यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3. तो 3 का होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो ईन होगा, E N E, जिसके लास्ट में ये YNE होगा और ये एन होगा, ये सैचुरेटेड होगा. इफ़ द ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का है. इफ़ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मतलब वो एन या वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इन है या आइन है, देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन इज सब्सटीट्यूटेड बाय इन और आइन एज गिवन इन टेबल. फॉर एग्जांपल अ 3 कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड वुड बी प्रोपीन, एंड इफ इट हैज ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन आइन, YNE. और यहाँ पे क्या पूछा हुआ? YNE. ठीक है. और अगर सिंगल कार्बन होता तो मिथ और डबल कार्बन होता इथ, तो यहाँ मतलब डबल कार्बन, यहाँ पे भी दिया हुआ है. अब मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द बिलो. अब आपको पता होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है. सबसे पहले नियोन. नियोन क्या है? नियोन के सारे इलेक्ट्रॉन शेल जो होते हैं वो फिल होते हैं, तो नियोन तो हो गया पहला. तो आपको सबसे पहले तो डी फर्स्ट पे लगा देना था इसमें. जैसे आपने डी लगाया 1 पे तो 2 ऑप्शन पे आ गया. अब अब उसके बाद, अब बोरोन एटम हैज़ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. और इसका एटॉमिक नंबर देखिए और उसको मैच करिए. 2 8 8. पहले में 2 होते हैं, फिर 8, फिर 8. इस हिसाब से आप मैच करेंगे तो आपका आंसर बन के आएगा 3421. डी ऑप्शन बन के आएगा. नियोल नोबल गैस है. ऑक्सीजन कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज 3. ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है आप ये देखें, ऑक्सीजन का कितना होता है. और ये आप सॉल्व करके बताएंगे. अगर नहीं होगा ना, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया इसको, तो आप कमेंट में लिखेंगे. मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा पूरा एग्जैक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन, अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी, क्योंकि मैंने हल्का हल्का बताया था कि आपको याद है, क्योंकि सिलेबस तो आपने पढ़ा हुआ ही होगा. अब ये जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है ये दोनों क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस. ये ना वैसे करंट अफेयर से आ रखा है, तो इस पे इतना वो नहीं है. अगर आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपको आएगा. इसका वैसे आंसर सीरियम ऑक्साइड है. बाकी 19 का बी है आंसर.
इसको अगर आप बहुत ज़्यादा भी करते तो ए का 1 हो जाता है नेचुरल पिगमेंट, चॉक नेचुरल होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये बात चॉक नेचुरल की। और बाकी इनर्ट में टाइटेनियम ऑक्साइड आएगा कि प्लेटिनम टाइटेनियम ये जो होते हैं ये इनर्ट होते हैं। D4 हो गया। इन दोनों में फिर भी कन्फ्यूजन आ रहा था, पर अगर आप इन दोनों में से लगाए तो 50-50 चांसेस थे आपके होने के। बाकी ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ही। अब जो बाकी क्वेश्चन आए हैं ना इस बार वो बायोटेक्नोलॉजी से आए हैं और दोनों करंट के आए हैं। इसको आप क्लास 11-12 की जो बायोटेक्नोलॉजी की है वहाँ से भी कर सकते हैं, पर मेनली ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन 21 है आप पढ़ते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। तो आप इसका देख सकते हैं, इसका आंसर होगा रेड बायोटेक्नोलॉजी। अब आपका क्या काम है, वाइट, ग्रीन और ब्लू टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करना है। इसके बारे में क्वेश्चन आएगा पक्का अगले CDS में, दोनों में से एक में, या NDA में पक्का क्वेश्चन आएगा। CAPF में भी दोबारा भी आ सकता है घुमा फिरा के कि इनके फंक्शंस दे दिए और पूछ लिया कि अब कौन कौन से इनमें से कौन सा लगेगा, या मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। बाकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेंशन डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जब हम APFC का कर रहे थे हम तैयारी, तब हमने बायोटेक्नोलॉजी की तो मुझे हल्का हल्का वहाँ से याद था। तो ये बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 की फर्स्ट ही चैप्टर का है, ये ग्राफ है, आप ये देख सकते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर A आएगा। बाकी आपको क्या करना है, इसको अब इस बुक को उठा के मत पढ़ने बैठ जाना, आपको इनको पढ़ना है बस। इनको अच्छे से देख लो एक बार, किसने क्या करा, थोड़ा सा याद हो सके तो इनका वो बना लेना क्रोनोलॉजी में। बाकी इसको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब वाटर इज़ गुड सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड। अब इसका क्या है, इसका आंसर है इट हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट। वाटर आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है क्लास 10th में। ये है आयोनिक, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl वो आयन से बनता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में मिलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड आयन से मिलते हैं, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, बट इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ है। बाकी ये प्रीवियस ईयर में आया होगा तो मैंने देखा नहीं, मेरे याद भी नहीं, तो इसका ये आंसर था। बाकी अगर इस पे से ऑप्शन कलर होते इट हैज़ नो कलर, इसका कुछ लेना देना नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इसका कुछ लेना देना नहीं है। आप इन दोनों में फंस सकते थे, अगर फंस सकते थे तो अगर आप ये लगाते तो आपका सही होता, बट 50-50 के हिसाब से आप पहुंच जाते इतना भी। बाकी ये जो है क्वेश्चन 6, इसका आंसर है D। अगर आपको ये समझ नहीं आता बिल्कुल भी ये वाला, तो आप बताएंगे, मैं टेलीग्राम वाले चैनल पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि क्यों क्यों क्यों। बट आप ना इसको पहले खुद ट्राई करना, एक एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, जब बिल्कुल नहीं होगा ना तब आप ट्राई करना, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे को 3 और बच्चे चाहिए, उसके बाद मैं लाइव पेपर 2 का फ्री कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।